दोस्तों, मैं आज आपको अमेरिका के एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मुर्दा औरतों की लाशों का रेप करता था और उनकी चमड़ी और प्राइवेट पार्ट्स निकालकर उनसे कुर्सी, टेबल और लैंप बनाता था। यहाँ एक ऐसा सीरियल किलर था जिसके नाम से अमेरिका के लोग आज भी डरते हैं। और इतना खतरनाक सीरियल किलर हिस्ट्री में कभी पैदा हुआ था ना होगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह 8 घंटे की वेब सीरीज़ है जिसकी समरी मैं आज आपको हिंदी में सुनाऊंगा। तो काफ़ी मेहनत लगी है इसे बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है एड गीन से, एक ऐसे इंसान से जो आगे चलकर दुनिया की सबसे हॉरर चैप्टर लिखने वाला था। एपिसोड 1 हमें ले जाता है एड और उसकी माँ ऑगस्टा के बेपनाह कंट्रोल में। ऑगस्टा एक सख्त और रिलीजियस औरत है। उसकी नज़र में हर औरत एक पाप की जड़ है और उसने अपने दोनों बेटों को बचपन से औरतों से दूर रखा है और उनको कभी भी किसी औरत को टच और शादी करने को मना किया है, क्योंकि वह सोचती थी कि यह सब पाप है। अगला दिन एड एक कैफे में जाता है जहां उसकी मुलाकात एयरलाइन से होती है। बैठते ही एयरलाइन उसे मैगजीन दिखाती है। इस मैगजीन में नाजी कंस्ट्रक्शन कैंप की असली तस्वीरें होती है। डेड बॉडीज के ढेर, ढेरों के ढेर, इंसानों की स्किन की तस्वीरें। यहाँ सब इतना डिस्टर्बिंग होता है कि नॉर्मल इंसान देख नहीं पाता, लेकिन एड इन पिक्चर्स को घूर कर देखता है और अजीब सा सुकून महसूस करता है। और उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, जैसे कि उसका कोई बचपन का घाव जाग गया हो। उसके बाद एडलाइन उसे कॉमिक बुक भी दिखाती है। कॉमिक में एक औरत इंसानों की स्किन से लैंप और पर्स बनाती है। एड उस कॉमिक बुक पर देर तक नजर जमाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि एक खामोश फैसिनेशन होता है। अगले दिन एड का भाई हेनरी उसके सामने आता है। हेनरी के दिल में एक ख्वाहिश है कि वह एक नॉर्मल जिंदगी जिए, जहाँ प्यार और आज़ादी हो और माँ की तरह कोई रोके टोके ना, क्योंकि उनकी माँ ने शुरू से ऐसी जगह पाला पोसा था उन्हें जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं रहता है। हेनरी एड को कहता है कि माँ ने हमेशा कैद खाने में हमें कैद कर रखा है। यह जिंदगी इंसान की नहीं बल्कि एक सजा है। यह सुनकर एड को गुस्सा आता है और वह अपने भाई हेनरी को मार देता है, क्योंकि एड को कोई उसकी माँ के बारे में बोले उसे वह पसंद नहीं आता। हेनरी की मौत हो जाती है और उस वक्त एड के लिए सब कुछ बदल जाता है। एड हेनरी की लाश को जला देता है। फिर वह अपनी माँ के पास जाता है और बताता है कि जंगल में आग लगने के कारण हेनरी कहीं मिल नहीं रहा है और वह हेनरी को सब जगह ढूंढ चुका है। यह सब सुनकर ऑगस्टा घबरा जाती है और वह पुलिस को बुलाती है। बाद में पुलिस को हेनरी की लाश मिलती है और उसकी मौत को एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस ट्रेजेडी का सबसे ज़्यादा गहरा असर ऑगस्टा पर होता है और उसे स्ट्रोक आ जाता है और वह पैरालाइज हो जाती है। एड दिन रात माँ की खिदमत करता है, लेकिन अगस्ता का जिद्दीपन कम नहीं होता। उसके बाद ऑगस्टा एक सीन में एक अनमैरिड कपल पर चिल्ला रही होती है और उसको हरामी कहकर जलील कर रही होती है, और उसी समय उसे दूसरा स्ट्रोक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। माँ के मरने के बाद भी एड को उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे उसकी माँ कह रही हो, मुझे वापस लाओ, कब्र से निकालो। इसी कहानी के पैरेलल एक और कहानी चलती है जिसमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम हिल्से है। हिल्से यहूदियों से बहुत नफरत करती है और हिल्से यहूदी औरतों को पार्टी में बेइज्जत करती है, उनको बुलाकर कहीं उनके बाल काटती है तो कहीं उनकी स्किन उतारती है। इसके बाद एपिसोड का क्लाइमेक्स आता है जहां एड को दिखाया जाता है कि वह एक लाश को अपनी माँ की कुर्सी पर बैठा रहा है, और इस तरह खत्म होता है पहला एपिसोड। अब एपिसोड 2 की ओपनिंग होती है एक खौफनाक साइलेंस से। एड सुकून से खेतों में ट्रैक्टर चला रहा होता है। अचानक उसे लगता है जैसे बहुत सारे कैदी उसकी तरफ भाग के आ रहे हों। एड घबरा जाता है और सोचता है कि वह उसे ले जाने आए हैं। डर के मारे वह तुरंत घर की तरफ भागता है।
वहाँ उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे उसकी माँ उससे कह रही हो, तुम पागल हो गए हो, और फिर सब कुछ गायब हो जाता है। वही कहानी के पैरेलल हमें दिखाया जाता है कि एक फिल्म प्रोड्यूसर हिचकॉक एड की जिंदगी पर मूवी बनाने की बात कर रहा होता है। वो बताता है कि कैसे एड ने नाजी कैंप की तस्वीरें देखी और उन्हीं तस्वीरों में डेड बॉडीज देखकर उसके जहन में गहरा असर हुआ। धीरे धीरे एड के दिमाग में भी वही एक्सपेरिमेंट करने का ख्याल बैठ गया। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एड का बचपन, जहाँ से उसका शौक सामने आता है। छोटी सी उम्र से ही उसे लाशें पसंद थी, इसलिए उसने कब्रों से डेड बॉडीज निकालना शुरू कर दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि वह इन डेड बॉडीज को एसिड में डालता था और उनकी हड्डी तोड़कर दोबारा कब्र में डाल देता था, लेकिन वह उनकी पूरी स्किन को अपने पास संभाल कर रखता था। यह सब उसने एल्सी से सीखा था, जो इंसान की स्किन से मुख्तलिफ चीजें बनाती थी, जैसे लैम्पशेड। उसके बाद कहानी दोबारा शिफ्ट होती है। एड एडलाइन को अपने घर ले जा रहा होता है ताकि उसे अपनी माँ से मिलवा सके। घर पहुंचते ही एडलाइन एक कुर्सी देखती है जो इंसान की स्किन से बनी होती है। उस कुर्सी को देखकर एडलाइन हैरान रह जाती है। फिर एड एडलाइन को अपनी माँ से मिलवाता है, लेकिन उसकी माँ तो मर चुकी है। लेकिन एड को अभी भी लगता है कि उसकी माँ जिंदा है और वह उससे बातें करती है। एड अपनी माँ को पुकारता है, चिल्लाता है, आवाज देता है कि एडलाइन आई है, उससे बात कर लो, लेकिन माँ कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद एडलाइन को अजीब सा महसूस होता है और एडलाइन घबरा जाती है। कहती है कि मुझे यहाँ अजीब फील हो रहा है, मैं जा रही हूँ। फिर एडलाइन चले जाती है वहाँ से और एड अपनी माँ पर चिल्लाता है कि तुमने एडलाइन के साथ ऐसा क्यों किया, तुमने उससे बात क्यों नहीं की। उसके बाद एड को वापस ऑगस्टा की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे उसकी माँ उससे कह रही हो कि एडलाइन एक बदचलन औरत है, उससे दूर रहो। और यह सब एडलाइन बाहर से देख रही होती है और वह यह सब देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने एड का ऐसा बिहेवियर पहले कभी नहीं देखा होता है। उसके बाद एड गुस्सा होकर बाहर चला जाता है, जहाँ उसे मैरी मिलती है। मैरी पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? एड कहता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। एडलाइन से मैरी कहती है, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तो फिर मैरी कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक लड़की मंगवा सकती हूँ। एड कहता है, तुम बच्चलन हो, और उसे गोली मार देता है। फिर एड मैरी की बॉडी घर ले जाता है। कहानी के दूसरी तरफ हमें एंथनी पार्किंस दिखाया जाता है। यहाँ वही एक्टर है जो एड पर बन रही मूवी, जो कि हिचकॉक बना रहा होता है, उसमें एक्टर के तौर पर कास्ट किया जाता है। प्रोड्यूसर उसे एड की असली कहानी दिखाने के लिए उसे एड के घर पर लेके जाता है, जहाँ फिल्म का सेट भी लगाया गया होता है। वहाँ प्रोड्यूसर एंथनी को वो जगह दिखाता है जहाँ एड ने अपने पागलपन की सारी हदें पार कर दी थी। एड ने एक इंसान की खोपड़ी से कटोरा बना रखा था जिसमें वो खाना खाता था। फिर प्रोड्यूसर एक और डरावनी चीज दिखाता है, एक बॉक्स जिसमें 9 लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स रखे होते हैं। यह सब देखकर एंथनी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं यहाँ रोल नहीं कर सकता, लेकिन हिचकॉक उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि तुम भी कहीं ना कहीं एड जैसे हो, इसलिए तुम्हें यहाँ रोल करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मैरी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उन्हें एक आदमी बताता है कि उस रात एड की गाड़ी उस जगह देखी गई थी जिस दिन मैरी का कत्ल हुआ था। इसी दौरान एड एडलाइन के घर जाता है। वहाँ उसे एडलाइन के माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है कि तुम एड से नहीं मिलोगी। यह सुनकर एड वहाँ से चुपचाप चला जाता है, लेकिन उस रात वो दोबारा एडलाइन के घर लौटता है और बाथरूम में उसका कत्ल कर देता है। लेकिन जैसे ही यह सीन अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है तो हमें समझ आता है कि यह असल में एक फिल्म का सीन है। वही आइकॉनिक सीन जो मिस्टर हिचकॉक ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा बनाया था। लोग सिनेमा हॉल में इस मोमेंट को देखकर चीख उठते हैं, कुछ लोग तो उल्टियां तक कर देते हैं। एपिसोड का एंड इसी खौफनाक रियलाइजेशन पर होता है
कि एड गेन की पागल कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं थी, बल्कि हॉलीवुड की सबसे अंधेरे सपनों का असल इंस्पिरेशन थी। एपिसोड 3 एक डिस्टर्बिंग सीन से शुरू होता है। एड अपनी माँ अगोस्ता की ड्रेस पहने हुए और एक ह्यूमन मास्क लगाकर, जो कि इंसानी चमड़ी से बना हुआ है, उसे पहनकर अपने घर में बेइंतहा डांस कर रहा होता है। फिर पुलिस उसके दरवाजे पर आती है, मेरी ओगन बोर ओनर के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में। पुलिस एड को बताती है कि एक विटनेस ने एड का ट्रक बार के बाहर देखा है। एड झूठ बोलता है कि उसकी ट्रक खराब थी, इसलिए वो माँ के साथ घर पर ही था, और अपनी माँ का जिक्र करके उनका ध्यान डाइवर्ट कर देता है। उसके बाद डिनर में एडलाइन फिर उसकी ज़िंदगी में नज़र आती है। एडलाइन उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है। एक आदमी जो पहले मेल था लेकिन अब वो फीमेल बन चुका था, अपना जेंडर चेंज करके। ये तस्वीर एड के जहन में कुछ तोड़ देती है और उसके अंदर एक नया ख्याल जन्म देता है। उस रात एड कब्रिस्तान जाता है, वहाँ एक कब्र खोदता है और एक रिंग निकालता है, ताकि उसी रिंग से एडलाइन को प्रपोज कर सके। हैरान की बात तो यह थी कि एडलाइन हाँ कर देती है। अब एडलाइन एड को बेबी सिटिंग का काम दिलवाती है। 2 छोटे बच्चे उसकी जिम्मेदारी में आते हैं, लेकिन एड उन्हें अपने घर ले जाता है, जहाँ वह मैजिक शो दिखाता है। लेकिन यह मैजिक शो नहीं, कुछ और ही होता है। टेबल पर ह्यूमन स्कल्स, फिंगर्स और फ्लैश के टुकड़े पड़े होते हैं। बच्चे खौफ से चीख उठते हैं। जब वह उन्हें घर छोड़ता है तो उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि कभी वापस मत आना। इसी दौरान एक औरत जो पहले बेबी सीटर थी वापस आती है। एड उसका पीछा करता है, उससे मिलता है और कहता है कि तुमने मेरी बेबी सिटिंग वाली जॉब ले ली, अब मेरी शादी नहीं होगी। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। रात के अंधेरे में एड उसे अपने घर के स्टोरेज रूम में ले जाता है। उसके बाद एड एडलाइन को दोबारा अपने घर ले आता है। एडलाइन एड के माँ के कमरे में जाती है और देखती है कि मेरी की स्किन और अगस्ता के कपड़ों में एड बैठा है चेयर पे। फिर पता चलता है कि यह फिल्म का सीन है जो सिनेमा में दिखाया जा रहा है। एपिसोड के एंड में एवलिन एड के टार्चर रूम में बंद होती है। एवलिन वही है जो बेबी सिटिंग का जॉब करती थी। एड अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि मैंने उसे पकड़ लिया। फिर वो अपनी माँ के हाथ में हथौड़ा देता है ताकि वो एवलिन को मार सके। लेकिन इसी मोमेंट पर पता चलता है कि ये तो फिल्म का सीन है जिसे शूटिंग के दौरान दिखाया जा रहा है। अब एपिसोड 4 स्टार्ट होता है, एक डिस्टर्बिंग सीन से, जहां एड एवलिन की बॉडी पर लोशन लगाकर कवर कर रहा होता है। घर में एडलाइन एड की माँ के रूम में जाती है और देखती है कि वो तो डेड बॉडी है। वो चीखें मार कर वहाँ से भागती है और अपने घर चली जाती है। एड उसके पीछे जाता है। एडलाइन कहती है, मुझे पता है तुम क्या हो। एड घर के अंदर जाता है और उसे वहाँ बेड पर ब्रा और पैंटी नजर आती है। तभी एडलाइन कहती है बैठ जाओ। एड पूछता है ये यहाँ क्यों रखी है। तभी एडलाइन कहती है तुम्हारे लिए, मुझे पता है तुम्हारे अंदर एक भयानक इंसान है। एड कहता है तुम जानती हो क्योंकि तुम भी वैसी ही हो। एडलाइन कहती है हाँ ये तो सही कहा। एडलाइन एड को पूछती है तुम्हें कैसा लगा था जब पहली दफा लाश को टच किया था। एड कहता है वो ताजी थी, उसकी डेथ को सिर्फ एक हफ्ता हुआ था। फिर एड एवलाइन के कपड़े पहनता है और उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। स्टोरी आगे बढ़ती है। एड एक हार्डवेयर की दुकान पर जाता है, जहां वो एक लाश को डिकम्पोज करने के लिए लाइम खरीदता है। वहां उसकी मुलाकात बर्निस वार्डन से होती है, जो पहले से ही परेशान लगती है। एड उसे डिनर पर ले जाता है और डिनर के दौरान बर्न्स उससे कहती है कि तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। जब एड घर लौट कर आता है तो उसकी माँ की आवाज़ उसे वापस सुनाई देती है, जैसे वो कह रही है कि तुम अब एक बाजारू औरत के साथ रहोगे। ये बात एड के जहन में बैठ जाती है। अगले दिन वो वापस बर्न्स के पास जाता है और उसी बात को दोहराता है जो उसकी माँ ने कही थी। फिर उसे गोली मार देता है। उसके बाद एड एडलाइन को अपने घर ले जाता है और उसे बर्न्स की डेड बॉडी दिखाता है। एडलाइन वो मंजर देखकर ना सिर्फ हैरान होती है, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी भी नजर आती है।
अब सीन शिफ्ट होता है एक हॉलीवुड के स्टोरी राइटर पर जो एड के कैरेक्टर से इंस्पायर होता है और वैन टेक्सास चेनसॉ मैसाकेर पर मूवी बनाता है। फिर सीन वापस एड पर आता है जो औरतों की खाल पहनकर उनके जिस्म की तरह डांस करता है और इसी मंजर पर एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एडलाइन की माँ से जो उसे कहती है कि तुम्हें घर के काम काज सीखने चाहिए ताकि तुम्हारी भी शादी हो सके। तभी एडलाइन गुस्से में जवाब देती है मुझे नहीं सीखना। फिर वो एड के घर चली जाती है। एड मुस्कुराते हुए कहता है कल तो बहुत मजा आया। अच्छा लगता है जब कोई मुझे समझता है जैसा मैं हूँ। फिर एड कहता है अब हमें सेक्स करना चाहिए। एडलाइन कहती है अभी नहीं, मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। यहाँ कहकर एडलाइन वहाँ से चली जाती है। शाम को एड एडलाइन से मिलता है। डिनर पर एडलाइन उसे बताती है कि वह न्यूयॉर्क जा रही है जहाँ उसका एक इंटरव्यू है। वो कहती है तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन एड कहता है मुझे न्यूयॉर्क पसंद नहीं है। वापसी पर एड एडलाइन को घर छोड़ने जाता है। एडलाइन कहती है मैं ना तो सेक्स के लिए ना ही शादी के लिए तैयार हूँ। एड तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। एड कहता है मुझे तुम्हारे अलावा कोई और लड़की पसंद नहीं है। एडलाइन गुस्से में कहती है तुम्हें अगर सिर्फ सेक्स ही करना है तो तुम वो किसी मरी औरत के साथ भी कर सकते हो। एड चुप हो जाता है और कहता है हाँ मैंने सोचा तो था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फिर दोनों कब्रिस्तान जाते हैं और एक ताज़ा लाश निकालते हैं। अगले दिन एडलाइन अपने दोस्त से कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। एडलाइन न्यूयॉर्क चली जाती है और वहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देती है, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। एडलाइन उदास होकर होटल वापस जाती है। रोते हुए वो होटल की मालिक से रिफंड मांगती है क्योंकि उसका कमरा बहुत ठंडा था, लेकिन वह मना कर देती है। गुस्से में एडलाइन उसे मार देती है और उसके पैसे लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ एड हिल्से कॉक की कॉमिक पढ़ता है जिसमें दिखाया जाता है कि हिल्से पर वर्ल्ड वॉर के दौरान लोगों को मारने का इल्ज़ाम लगा था। उस पर केस चलता है जहां वह कहती है मैंने जो किया सही किया। कोर्ट उसे जेल भेज देता है जहां वह जेलर के साथ इंटीमेट हो जाती है। इधर एड भी एक डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होता है। वह उस लाश से बातें करता है जैसे वो जिंदा हो। तभी एडलाइन वापस एड के पास जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन एड उसे कहता है कि तुम गर्म हो। फिर वह एडलाइन को ठंडे पानी और बर्फ के साथ नहलाता है और इसी सीन पर एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है बर्निस वार्डन और उसके बेटे फ्रैंक से। फ्रैंक एक पुलिस ऑफिसर है और उसके साथ शेरिफ भी होता है। दोनों बर्निस की शॉप पर जाते हैं जहां उन्हें जमीन पर खून दिखाई देता है। फ्रैंक घबरा कर कहता है यह मेरी माँ का खून नहीं हो सकता। फिर वो शॉप के बैक साइड में जाता है जहां उसे एक गिफ्ट मिलता है जिस पर एड का नाम लिखा होता है। यह वही तोहफा था जो बर्निस ने एड के लिए रखा था और यह वही बर्निस थी जो एड को अपने घर शिफ्ट होने का बोलती है, जिसको एड बाद में गोली मार देता है। अब फ्रैंक और शेरिफ दोनों एड के फार्म हाउस पहुंचते हैं। वहां वो जो देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। जगह जगह इंसानों की खोपड़ियाँ, उस उनकी स्किन, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स, यह सब जगह जगह बिखरे होते हैं। पुलिस फोर्स वहां पहुंचती है और उन्हें औरतों के प्राइवेट पार्ट्स तक मिलते हैं, सब प्रिजर्व कंडीशन में। फ्रैंक शॉक में कहता है हमने अभी तक स्टोरेज रूम नहीं देखा। इतने में एड घर वापस आता है और शांति से पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। फ्रैंक अंदर जाकर स्टोर रूम में चेक करता है तो उसकी चीखें निकल जाती है। उसके सामने उसकी माँ बर्निस उल्टी लटकी हुई थी, पूरी तरह से नंगी। इसी बीच एड शांति से कहता है हो सकता है मुझे कोई फंसाना चाह रहा हो। फिर वो कहता है मुझे पहले खाना दे दो, फिर आराम से बात करते हैं। तभी फ्रैंक गुस्से में आता है और वह एड को बेइंतहा मारने लगता है। तुमने ये सब किया,
क्यों किया ये सब वह एड से पूछता है। फिर एड को जेल में डाल दिया जाता है और फ्रैंक अपनी माँ के ऑर्गन्स और बॉडी को मैच करवाता है ताकि वो उन्हें दफन कर सके। डॉक्टर कहता है कि हमें अभी तक उनके सारे ऑर्गन्स नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ एडलाइन के घर के बाहर प्रेस पहुंचती है जो उससे सवाल पूछती है कि वह भी क्या एड के साथ इन सब चीज़ों में शामिल थी। एडलाइन कहती है हम सिर्फ 2 दफ़ा बाजार में मिले हैं, मेरा एड से कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ एड से इन्वेस्टिगेशन करता है। वह कहता है तुम्हारे घर पे इतनी लाशें मिली है, तुमने इतने लोगों को क्यों मारा? एड कहता है नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। यहाँ सब लाशें मैं इन्हें कब्रों से निकाल कर लाया हूँ। यहाँ मेरा शौक है, जैसे हर इंसान का कोई ना कोई शौक होता है। शेरिफ कहता है फ्रैंक की माँ की लाश तुम्हारे घर से मिली है। एड जवाब देता है मैंने उसे नहीं मारा, चाहो तो मेरी बंदूक और गोलियां गिन लो। एड कहता है मेरा शौक अनोखा है लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सिर्फ कब्रिस्तान से लाशें निकालता था। शेरिफ फिर पूछता है बर्निस को क्यों मारा? एड शुरू में कहता है मैंने नहीं मारा, लेकिन थोड़ी देर बाद एड मान लेता है कि उसी ने बर्निस को मारा है। शेरिफ पूछता है कि उसने बर्निस को क्यों मारा, तो एड बोलता है कि मैंने उसको मारा क्योंकि मैं चाहता था कि उसका सर भी बाकी लाशों की तरह मेरे घर में लटका हो। शेरिफ कहता है तुम लोगों को इंसानी मीट देते थे। एड कहता है नहीं शेरिफ, तुम लोगों को मीट देते थे इंसान का। एड कहता है तुम्हें सब कुछ गलत समझ आ रहा है। तुम चाहो तो लाइव डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। और आखिर में ट्विस्ट ये था कि लाइव डिटेक्टर ने भी एड को सही प्रूफ कर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट हैरान था, एड अगर खूनी नहीं है तो फिर असल कातिल कौन है? अब एपिसोड का एंड होता है जब फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और अचानक उसे टेबल पर बर्निस की डेड बॉडी नजर आती है और एड उसे काट रहा होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है फ्रैंक से शरीफ कहता है तुम एड की प्रॉपर्टी को ऐसे नीलाम नहीं करवा सकते हैं, कोर्ट से ऑर्डर वापस लो। फ्रैंक कहता है क्यों? कोर्ट ने उसे पागल करार दिया है और उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया है। यही मेरा बदला है, उसकी हर चीज नीलाम करवानी है। फिर फ्रैंक एड का घर और उसकी सारी चीजें नीलाम करवाता है, लेकिन उसी दिन किसी ने एड का घर जला दिया होता है। अब सिर्फ एक चीज बची होती है, एड गेन की कार जो अब नीलाम होती है। सीन शिफ्ट होता है एड पर जो मेंटल हॉस्पिटल में बढ़ती है। नर्स उसे $300 देती है। यह पैसे उसकी नीलाम हुई कार के थे। एड उन पैसों से 3 रेडियो मंगवाता है। पहला रेडियो एल से वॉच को बेचता है और कहता है मैं तुम्हारा फैन हूँ, तुमने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा था, मैंने भी लोगों के साथ कुछ वैसा ही किया है। दूसरा रेडियो वो क्रिस्टीन को बेचता है जो एक ट्रांसजेंडर होती है। एड कहता है मैं तुम्हारा भी फैन हूँ, मुझे भी लड़कियों की तरह कपड़े पहनने का शौक है, मैंने एक सूट भी बनवाया था जो मैं पहनता था। क्रिस्टीन कहती है तुम्हें सिर्फ हवस की बीमारी है। फिर एड को एक नई नर्स मिलती है। नर्स कहती है अब तुम्हारे साथ हमेशा 2 गार्ड्स रहेंगे। एड उससे तंग आ जाता है और रात में उस नर्स को मार देता है। जब एड सुबह अपने रूम से निकलता है तो वह देखता है कि वह नर्स अभी भी जिंदा है। यहाँ देखकर एड को अब समझ आ जाता है कि वह पागल हो चुका है। तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि उसको एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे उसने क्या किया उसे कुछ याद नहीं रहता। और वह यह भी कहता है कि इसीलिए तुम कभी लड़की वाले कपड़े पहनते हो। डॉक्टर यह भी बताता है कि जो 2 रेडियो उसने भेजे थे एल से वॉच को और क्रिस्टीन को जिनसे वो बातें करता था, एक्चुअली में वह रेडियो उसने कभी किसी को भेजे ही नहीं थे और वह खुद से बातें करता था उन रेडियो पर। एपिसोड 8 में बताया जाता है कि एड से कुछ पुलिस वाले मिलने आते हैं जो अमेरिका में हो रहे सीरियल किलिंग के केस पर काम कर रहे होते हैं। वहाँ पुलिस वाले एड की मानसिकता को समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि वह अपने केस में कोई लीड खोज पाए। लेकिन एड से बात करने के बाद उन्हें समझ आता है कि एड जैसा
कोई नहीं हो सकता और वह वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में बताया जाता है कि बहुत सारे सीरियल किलर एड को चिट्ठी लिखते हैं और भेजते हैं, जिसमें वह एड को अपना रोल मॉडल बताते हैं और उन्होंने कैसे मर्डर किया, किस यूनिक वे में मर्डर किया, वह यह भी उस चिट्ठी में लिखकर उसको बताते हैं। इसके बाद एड इन्हीं चिट्ठियों में से एक सीरियल किलर खोज लेता है जिसको पुलिस ढूंढ रही होती है और वह पुलिस को बता देता है, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता। आखिरी में एड को कैंसर हो जाता है। उसी टाइम पर एडलाइन एड को मिलने आती है, जो कि एड की गर्लफ्रेंड थी, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू के एपिसोड में बताया है। उसके बाद एड की डेथ हो जाती है और इसी के साथ अमेरिका का सबसे खौफनाक चैप्टर क्लोज हो जाता है। यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो, लेकिन फैमिली के साथ कृपया इसको ना देखें। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को कृपया लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।